हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें और बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और इसी चरण में हम लोगों ने देखा कि 1857 की क्रांति से पूर्व जो 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरीके से साम्राज्य की जो स्थापना हुई है, इस साम्राज्य को 1857 तक 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, क्योंकि प्लासी के युद्ध से एक तरीके से साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो 1857 तक 100 वर्ष हो चुके थे और इन 100 वर्षों के दौरान अनेक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को हालांकि दबा दिया गया, लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह नहीं हुआ। जैसे हमने वेलूर विद्रोह का पढ़ा, तो सबसे बड़ा पहला विद्रोह माना जाता है। उसके बाद में छोटे छोटे और अनेक विद्रोह हुए, जिनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। पहाड़िया विद्रोह की भी हमने बात करी, सांथाल जाति का विद्रोह जो था, उसके बारे में हमने बात की। राजमहल तक की पहाड़ियों तक वो जो हुआ उसके बाद उनकी चर्चा करने के बाद अब जो हमारा नया टॉपिक जो निकल करके आता है, वो आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई, ये महान जो विप्लव हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पीछे क्या कारण थे? तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करेंगे राजनीतिक कारण या प्रशासनिक कारण, जिन्हें कहते हैं हम लोग। क्या क्या राजनीतिक कारण थे, क्या प्रशासनिक कारण थे? राजनीतिक कारणों में यदि हम बात करें, प्रशासनिक कारणों में यदि हम बात करें, बहुत बड़ा यदि कोई कारण जिसके बारे में हमें समझ में आता है, तो वो कारण था एक तरीके से, जैसे हम सबसे पहले रिंग फेज की नीति की बात करेंगे। अधीनस्थ पार्थकी की नीति की बात करेंगे, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस प्रकार से भारतीय साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का जबरदस्ती अंग बना दिया गया। जैसे अवध की बात करेंगे तो कुशासन का आरोप लगाया गया, नवाब वाजिद अली शाह। अवध हालांकि अंग्रेजों का आश्रित राज्य हुआ करता था। रिंग फेज की नीति, अधीनस्थ घेरा जिसे हम बोलते हैं, 1765 से लेकर के 1813 के दौरान विशेष रूप से इस नीति का अनुसरण किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियां की। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग में हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे, निजाम एक तरीके से राजा, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से सहायक नीतियां की, क्या क्या उस सहायक नीति के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, किस तरीके से भारतीय राज्यों के चारों तरफ एक घेरा बनाने की योजना बनाई गई ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। पहली बात। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्थिक कारणों की। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का प्लासी युद्ध के बाद में आर्थिक रूप से किस प्रकार से शोषण किया, किस प्रकार से उन्होंने बंदोबस्त व्यवस्था लगाई, राजस्व व्यवस्था एकत्रित करने की जो उनकी नीतियां थी, दमनात्मक जो नीतियां थी, किसानों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। भारत का एक जन सामान्य व्यक्ति, उस जन सामान्य व्यक्ति का जीना दूभर हो गया इस दौरान। हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, हम रैयतवाड़ी की बात करेंगे, हम मालवाड़ी की बात करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले। हम थोड़ा सा बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की। भारतीय जो समाज था, उस समाज के जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो युगों से चली आ रही थी, उनके साथ में छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया। भारतीय लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का
प्रयास किया गया। 1856 में तो लेफ्टिनेंट ईसाई कर्नल और पादरी इस प्रकार के पद बना दिए गए यहाँ पर, ताकि भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सके। भारतीय समाज का जो गरीब तबका था, इस गरीब तबके को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आर्थिक लालच हो, चाहे और किसी भी प्रकार की चीजें हो, इन समस्त चीजों के जाल में फंसा करके जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयत्न किया गया। फिर हम सैनिक कारणों की बात करेंगे तो सैनिक कारण में एक बड़ा कारण वो भी आता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वेलूर विद्रोह। सैनिकों के जातीय चिन्ह जो होते थे, जाति सूचक चिन्ह होते थे, जो धार्मिक चिन्ह हुआ करते थे, उन चिन्हों को लगाने से मना कर दिया गया। डाक खाना या डाकघर अधिनियम लागू किया गया। भारतीय सैनिकों के ऊपर अनेक क्रूर अत्याचार यहां पर किए गए, इस प्रकार की चीजें। फिर उसी में जो है भारतीय सैनिकों को समुद्र पार बर्मा भेजने का षड्यंत्र। और फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण में सबसे बड़ा कारण कि जो ब्राउन बेस नामक राइफल चला करती थी, इस ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एक नई राइफल लाई गई, और उस नई राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। बहुत बड़ा धार्मिक आहत था ये भारतीय हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लिए। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है और सूअर जो है मुस्लिम धर्म में हराम है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, इन समस्त चीजों में घुसने का जबरदस्ती प्रयास किया गया और भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। यही बड़ा कारण था, ये सारे के सारे कारण कि जिसके कारण भारतीय लोगों के अंदर का जो मन का जो गुस्सा था, ये गुस्सा फूट पड़ा और महान विप्लव के रूप में उभरा। और ऐसा उभरा कि अंग्रेजों की बखिया उधेड़ दी, चमड़ी उधेड़ दी मार मार करके। वो तो ठीक है, दुर्भाग्यवश भारतीय लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय कई राजा भी ऐसे थे, कई रियासतें भी ऐसी थे जिन्होंने केवल और केवल अपने आर्थिक हित साधने के लिए कारण लिए भारतीय लोगों को और अगले 100 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा मजबूरीवश। कहीं ना कहीं यदि वो 1857 की क्रांति में ही यदि भारतीय लोगों के बाकी लोगों के सहयोगी के रूप में स्थापित हो जाते तो शायद भारत 1857 में ही आजाद हो चुका होता। तो ये सारी की सारी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। (1857) की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण, क्रांति के कारण कौन कौन से कारण थे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों की, व प्रशासनिक कारणों की। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारणों की। कौन कौन सी आर्थिक ऐसी नीतियां थी जिसके द्वारा भारत का शोषण किया गया। तो आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण की। सामाजिक व धार्मिक कारण। उसके बाद हम बात करेंगे सैनिक कारणों की। किसकी बात करेंगे? सैनिक कारणों की। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे तात्कालिक कारण क्या थे।
तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं हमारे पास में अब पढ़ने के लिए। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। चलिएगा सब 1 2 3 4 और 5। देखिएगा एक एक चीज को, चीज़ें बहुत ज़्यादा बताऊंगा मैं आपको। मेरा प्रयास ये रहेगा कि डिटेल में आपको चीज़ें यहीं से समझा दी जाए, क्योंकि आपके फिर आगे चल करके एक टॉपिक और आएगा, ब्रिटिश भारत में की आर्थिक नीतियाँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम थोड़ी सी यही वाली चीज़ें वापस आने वाली है। भू-स्थायी बंदोबस्त आएगा, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था आएगी, महलवाड़ी व्यवस्था आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो हम इन 5 कारणों की विशेष रूप से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इन राजनीतिक कारणों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं जानबूझ करके आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ, उसके पीछे कारण भी है, ठीक है। बाद में पता चलेगा वो कारण क्या है। देखो सुनो 1857 से पूर्व ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की स्थापना 3 चरणों में मानी जाती है। और इस ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई, इसके जो 3 चरण हुए, इन तीनों चरणों का उल्लेख एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ली वार्नर। ध्यान से सुनना बेटा, व्यक्ति का नाम क्या था? ली वार्नर। व्यक्ति का नाम क्या था? ली वार्नर। ये ली वार्नर साहब क्या कहते हैं? ये ली वार्नर साहब कहते हैं कि 1857 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना थी, ये स्थापना, साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 3 चरणों में हुई है। कितने चरणों में हुई है बेटा? 3 चरणों में स्थापना हुई है BIC की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य की स्थापना, ध्यान से सुनना, समझना, इसको बहुत जरूरी है ये। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे RS का दे रहे हो, चाहे UPSC का दे रहे हो, चाहे पटवार का दे रहे हो, चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक है। तो ली वार्नर ने एक बात कही कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की स्थापना 3 चरणों में हुई, और इन तीनों के तीनों चरणों का उल्लेख उसने अपने एक ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम है द नेटिव ऑफ इंडिया। ली वार्नर का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? द नेटिव नेटिव ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इस द नेटिव ऑफ इंडिया में ये सारे के सारे इन कारणों का जो है उल्लेख करता है। द नेटिव ऑफ इंडिया में वो बातें लिखते हैं। क्या बातें लिखते हैं? ये 3 जो चरण बताए इन्होंने, कौन कौन से 3 चरण बताए? ध्यान से देखना, ध्यान देना बेटा। पहला जो चरण माना जाता है वो 1740 से लेकर के 1764। इनको समझाऊंगा मैं, एक एक चीज को सुन ला। 1740 से लेकर के 1764, और 1764 तक का जो था सबसे बड़ा, इन्होंने क्या नीति अपन अनुसरण की, कौन सी नीति इन्होंने अपनाई? तो इस दौरान इनकी जो नीति थी वो रियासतों के समक्ष आने की नीति थी। क्या चीज बेटा? रियासतों के समक्ष आने की नीति। रियासतों के समक्ष आने की नीति, समक्ष आने की नीति अपनाई। किस प्रकार से? पहले इसको समझिएगा, फिर आगे की बात और आगे हम करेंगे। किस तरीके से बेटू जी, ध्यान रखो भाई। 1740 तक एक केवल और केवल सामान्य कंपनी के रूप में थे, सामान्य व्यापारी के रूप में थे एक तरीके से। 1717 में मूर्ख लंपट राजा गणित कायर फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने
इन अंग्रेजों को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का एक दस्तावेज जारी किया, एक दस्तक जारी किया, एक फरमान जारी किया और इसी के तहत ये बंगाल में घुस गए। 1740 में बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी। इस अलीवर्दी के समय उन्होंने बंगाल में आसपास घेरा बनाने का प्रयास किया। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर माना जाता है, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से सुनना भाई। प्रारंभिक रूप में एक केवल और केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ में हस्तक्षेप करने का जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। रियासतों के सामने आ रहे हैं वो धीरे धीरे। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में क्लाइव जो था, मैंने अभी अभी आपको कहा, मैंने कहा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव, इस रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जो हुआ करते थे, मीर जाफर को हिंदुओं के खिलाफ भड़का करके फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना उसने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 1764 तक बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को, इस 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में बंगाल में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। किसने स्थापित कर लिया? इन अंग्रेजों ने। और स्थापित करने के बाद में देखिए, ये आपके केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इतना ज्यादा आपको अंदर वैसे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक पिक्चर सेट रहे उसके लिए। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में जब बंगाल में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद में आपको पता हो तो एक इलाहाबाद की संधि हुई और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल के राजस्व के जितने भी अधिकार थे, ये सारे के सारे राजस्व के अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिए। अंग्रेजों ने क्या कर लिए? ये सारे राजस्व संग्रहण करने के सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कलकत्ता में, बंगाल में कई जगह जो है अपनी खुद की टकसालें स्थापित कर ली। टकसाल का मतलब समझते हो ना, जहां पर सिक्के ढाले जाएं। तो इस दौरान ये चीजें उन्होंने की, राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए। कब तक? 1764 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में जो हम दूसरी नीति की हम बात करते हैं, दूसरी नीति आपकी कौन सी है? 1765 से लेकर के 1813 के मध्य की नीति। 1765 से लेकर के 1813, नंबर 2। पहली नीति कौन सी? 1740 से 1764 रियासतों के समक्ष आने की नीति अपनाई। दूसरा क्या है? 1765 से लेकर के 1813 तक की जो इनकी नीति है वो कहलाती है रिंग फेज नीति या अधीनस्थ घेरे की नीति। अब यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनो कि अधीनस्थ घेरे या रिंग फेज की नीति का अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम रिंग फेज नीति का अनुसरण किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1798 से लेकर के 1805 के दौरान ये गवर्नर जनरल बनकर के आया। तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी। क्या चीज आ रही होगी? देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है इन चीजों को, क्योंकि इतना डिटेल में ना तो आपको कोई पढ़ाएगा और ना फिर चीजें समझ में आएगी। मैंने कहा कि साहब 1765 से लेकर के 1813 है ना, ये जो नीति कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा? रिंग फेज नीति। कौन सी? रिंग फेज नीति, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अधीनस्थ घेरे की नीति। अधीनस्थ घेरे की नीति, अधीनस्थ घेरे की नीति, ठीक है। और फिर मैंने इसमें कहा कि विशेष रूप से जो अधीनस्थ घेरे या रिंग फेज की नीति अपनाई गई वो 1798 से लेकर के 1805 भारत में एक गवर्नर जनरल बन के आया जिसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी फिर ये 1765 क्यों लिखा आपने? भाई आपने 1765 क्यों लिखा? आपके दिमाग में ये भी प्रश्न तो आना वाजिब है और जवाब देना मेरा फिर फर्ज है।
तो देखिएगा 1765 के बाद में लेकर के 1765 से जहां वापस रॉबर्ट क्लाइव आता है, 1765 में वापस गवर्नर बनकर के आता है, कहाँ का, बंगाल का। और बंगाल का गवर्नर बनने के बाद में मैंने कहा ना, इलाहाबाद संधि के द्वारा, कौन सी संधि के द्वारा, इलाहाबाद संधि के द्वारा राजस्व के जो है अधिकार प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण बंगाल में राजस्व अधिकार ग्रहण करने की नीति अपना ली जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसे हम नियामक अधिनियम बोलते हैं, इसी नियामक अधिनियम के तहत पहली बार साम्राज्य का केंद्रीकरण, ध्यान से सुनना, शब्दों के ऊपर ध्यान देना, यदि आप पॉलिटी के भी स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट हैं आपके, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी आपको कि केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। केंद्रीकरण का मतलब क्या, चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों की तीनों एक संयुक्त प्रेसिडेंसी के रूप में कार्य कर रहे थे। किसके अधीन, बंगाल के अधीन। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये भी एक तरीके से रिंग फेज या अधीनस्थ घेरे की ही नीति कहलाती है, जो कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई। और वारेन हेस्टिंग्स ने भी अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे, इन पड़ोसी राज्यों के साथ में इसने सहायक संधियां की। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल था 1772-73 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत का प्रथम गवर्नर माना जाता है, माफ कीजिएगा, संपूर्ण बंगाल का, क्योंकि केवल बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, संपूर्ण बंगाल का मतलब यह था कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों को अधीन कर दिया गया। किसके अधीन, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल का अधीन करने के बाद में इनका संयुक्त एक गवर्नर बना दिया गया, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो संपूर्ण बंगाल का गवर्नर बना। और इसी दौरान यहां पर एक उल्लेख यह भी मिलता है कि झांसी के साथ में, आगे आएगी ये चीज वैसे वस्तुतः वापस क्या, कि झांसी के साथ में वारेन हेस्टिंग्स ने एक जो है छोटी सी सहायक संधि की थी। तो उस नीति को भी हम अधीनस्थ घेरे की नीति या रिंग फेज की नीति के अनुसार रख सकते हैं। फिर विशेष रूप से क्या, कि 1798 से लेकर के 1805 के दौरान जो गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड वेलेजली, इन्हें लॉर्ड वेलेजली साहब ने क्या किया, रिंग फेज की नीति का वास्तविक जो अनुसरण किया, अधीनस्थ घेरे की जिसको नीति हम बोलते हैं, वो वास्तविक अनुसरण किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, क्या किस प्रकार से इस नीति का उन्होंने अनुसरण किया, ध्यान से सुनना बेटा। तो एक तरीके से रिंग फेज नीति जिसने लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया, उसने क्या किया कि अप्रत्यक्ष रूप से वो रियासतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य क्या है रिंग फेज नीति का, वो बता रहा हूं। अप्रत्यक्ष रूप से रियासतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है कौन, लॉर्ड वेलेजली। और उसने एक बात कही कि अपने राज्य को सुरक्षित रखना है तो पड़ोसी राज्य की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। यदि अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, भाई मेरा ये राज्य है, देखिएगा मेरा ये राज्य है और मेरा इस राज्य की यदि सुरक्षा करनी है तो मुझे इसके पड़ोसी राज्य की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि किसी आक्रांता ने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण किया तो वो अवश्य ही आपके राज्य के ऊपर भी क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करने के लिए और खुद की सुरक्षा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलेजली ने महत्वपूर्ण शर्तें रखी। कौन कौन सी शर्तें थी, ध्यान रखना। पहली शर्त कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले भारतीय शासक को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना होगा। यदि ये राज्य अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करता है तो यहां पर उसे ब्रिटिश सैनिक रखने होंगे। पहली बात क्या रखने होंगे, ब्रिटिश सैनिक रखने होंगे। और ये ब्रिटिश सैनिक जब जब आपका पड़ोसी राज्य कोई आपके ऊपर आक्रमण कर देगा तो उस समय आपके राज्य की ये सुरक्षा करेगी। पहली बात कि अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना होगा। दूसरी चीज क्या
कि ये जो आपने सैनिक रखे हैं, इन सैनिकों के वेतन का भुगतान, सैनिकों के वेतन का भुगतान आप स्वयं करेंगे। राजा जो सेना रखेगा, ब्रिटेन की सेना रखेगा, राजा अपने सुरक्षा के लिए, उस राजा को इस सैनिक के वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। और यदि आप वेतन का भुगतान नहीं कर पाते हो, यदि आप इस सेना के वेतन का भुगतान नहीं कर पाते हो, तो आपका जो ये आपके साम्राज्य का कोई एक क्षेत्र उस वेतन के बदले ब्रिटिश सत्ता अपने सत्ता में मिला लेगी। उसका कोई भी क्षेत्र का एक भाग सीधे सीधे अंग्रेजों के क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। घेर लिया। आप जो ये काम करेंगे, आप जो वेतन देंगे, इस वेतन के बदले हम क्या करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, वो सुनना। कि इस संधि, आप जो संधि करोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, इस संधि के बदले में हम आपको एक तो विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो आंतरिक रियासतों के आक्रमण जो होंगे, उन आंतरिक रियासतों के आक्रमण से भी हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि कोई ये आक्रमण करेगा तो भी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, और कोई विदेशों से बाहर से यदि कोई आक्रमण होगा तो उसकी भी हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और इसके लिए आपको सैनिक रखने पड़ेंगे, और सैनिक को वेतन देना पड़ेगा। और वेतन यदि आप नहीं चुका पाए तो आपके साम्राज्य का कोई, जैसे ये वाला छोटा सा भाग है, उस वेतन के बदले ब्रिटिश साम्राज्य में जो है विलय कर दिया जाएगा उसका। समझ रहे हो ना बात? ध्यान देना, देखो एक एक चीज। फिर क्या अगली पॉइंट क्या है इसका? अगला पॉइंट ये कि आप बिना हमारी अनुमति के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ में आप संधि नहीं कर सकते। बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के आप विदेशी शक्तियों के साथ में क्या नहीं कर सकते, संधि नहीं कर सकते, और दूसरी रियासतों के साथ में राजनीतिक संबंध भी स्थापित नहीं कर सकेंगे। राजनीतिक संबंध भी स्थापित नहीं कर सकेंगे। और यही थी आपकी वेलेजली द्वारा अपनाई गई सहायक संधि। सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी उसका नाम था हैदराबाद रियासत, जिसने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के साथ में क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले, निजाम का मतलब राजा होता है वहां पर, निजाम का मतलब क्या होता है बेटा जी, राजा होता है, जिसने सबसे पहले वेलेजली के साथ में क्या करी, सहायक संधि करी। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उसके बाद में हम बात करेंगे मैसूर और तंजौर, जिन्होंने 1799 में संधि की, और भी कई रियासतों ने संधियां की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है, देखिएगा। राजनीतिक कारण, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता की स्थापना भारत में 3 चरणों में मानी जाती है। भारत में 3 चरणों में मानी जाती है।
इसका उल्लेख ली वार्नर ने अपने ग्रंथ द नेटिव ऑफ इंडिया में किया है। कौन कौन से 3 चरण हैं लिख रहा हूं बेटा मैं, देखिएगा 3 चरण। पहला चरण 1740 से लेकर के 1764 ईस्वी, क्या चीज? रियासतों के समक्ष आने की नीति। रियासतों के समक्ष आने की नीति अपनाई। नंबर 2 1764 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी अधीनस्थ घेरा या रिंग फेज की नीति। अधीनस्थ घेरा या हम इसे क्या बोलते हैं? रिंग फेज नीति। रिंग फेज नीति। नंबर 3 1813 से लेकर के माफ करना 1813 नहीं 1814 होगा बेटा, है ना। 1814 से लेकर के 1857 महान विप्लव तक कौन सी नीति थी? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य नीति। ठीक है, क्या था अधीनस्थ पार्थक्य नीति? अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें विशेष रूप से हम लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति की चर्चा करेंगे। किसकी? लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति की। तो ये 2 नीतियां तो मैं आपको समझा चुका। अधीनस्थ पार्थक्य नीति का मतलब एक तरीके से हम वहां पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प नीति अपनाई गई, उस नीति की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर 1 1740 से लेकर के 1764 अंग्रेज प्रारंभ में केवल व्यापारी के रूप में आए। लेकिन धीरे धीरे रियासतों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने
बंगाल के शासक बंगाल के शासक मीर जाफर को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। फूट डालो राज करो नीति प्रारंभ की। बक्सर युद्ध के बाद 1764 बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि द्वारा इलाहाबाद संधि द्वारा बंगाल के समस्त राजस्व अधिकार बंगाल के समस्त राजस्व अधिकार बीआईसी ने प्राप्त कर लिए। बीआईसी का मतलब समझ जाओगे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बीआईसी ने प्राप्त कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, 1764 से लेकर के 1813 इस दौरान रिंग फेज या अधीनस्थ घेरे की नीति का अनुसरण किया गया। अधीनस्थ घेरे की नीति का अनुसरण किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम संपूर्ण बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, पहले गवर्नर हुआ करता था, देखो ध्यान से सुनना, अभी गवर्नर और गवर्नर जनरल सारी एक सेकंड में अभी मैं क्लियर भी करवा दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। पहले गवर्नर हुआ, फिर उसके बाद में क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है, और फिर बाद में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, और फिर क्या, वायसराय का एक नया पद आया था 1857 की क्रांति के बाद। अभी मैं क्लियर करवा दूंगा एक सेकंड में, ठीक है ना, कि क्या क्या किस प्रकार से चीजें थी। ठीक है, तो संपूर्ण बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी रियासतों के साथ सहायक संधियां की।
ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं की थी, छोटे छोटे लेवल पे। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से रियासतों के ऊपर, अप्रत्यक्ष रूप से रियासतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। क्या था इसमें कि अपने राज्य की सुरक्षा करनी है तो अपने राज्य की सुरक्षा करनी है तो पड़ोसी राज्य की भी सुरक्षा करनी होगी, पड़ोसी राज्य की भी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सर्वप्रथम देखो वेलेजली ने क्या करी, वेलेजली ने सहायक संधियों का अनुसरण किया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधियों की क्या क्या शर्तें थी, उसकी शर्तें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको बेटा जी, कि सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, 1798 से 1805 ईस्वी ने सहायक संधि प्रारंभ की। देखो दिमाग में कोई कंट्रोवर्सी मत रखना, क्योंकि मैंने एक बात अभी आपको और भी बताई है। क्या बात बताई है कि भाई वारेन हेस्टिंग्स ने की, लेकिन वो एक तरीके से हम उसको क्या प्रामाणिक नहीं बोल सकते, है ना, वो कोई लिखित में नहीं था। ठीक है, ये क्या करता था, लिखित में लेता था। इसने शर्तें बनाई पूरी की पूरी, है ना, क्योंकि 1772-73 में जब आया क्या नाम रे वारेन हेस्टिंग्स आया, तो उसने सहायक संधियां अवश्य की, लेकिन वो कोई लिखित प्रमाणिक वो चीजें नहीं है ना। ऐसा उल्लेख ये जरूर मिलता है, ठीक है, कि सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला व्यक्ति जिसने इस तरीके की परंपरा की शुरुआत की तो वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, देखो ध्यान से सुन लेना इस चीज को, फिर ऐसे मत सोचना कि गुरुजी ने बताया नहीं। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको लॉर्ड वेलेजली करना है बेटा। रिंग फेज की नीति का संस्थापक या अधीनस्थ घेरे की नीति का संस्थापक लॉर्ड वेलेजली ही माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इसकी मैं सहायक संधि की शर्तें लिख रहा हूं। सहायक संधि की शर्तें।
चलिए नंबर 1 कि सहायक संधि करने वाली रियासत को, सहायक संधि करने वाली रियासत को अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में या रियासत में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रिटिश सेना को स्वीकारना होगा, स्वीकारना होगा। नंबर 2 सेना का वेतन स्वयं राजा भुगतान करेंगे, स्वयं शासक या राजा, स्वयं शासक भुगतान करेंगे। वेतन का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में, वेतन भुगतान नहीं कर पाने पर उनके रियासत का एक भाग, उनकी रियासत का एक क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन जाएगा या अंग्रेजी साम्राज्य का भाग बन जाएगा। ठीक है, अगली बात कि इस वेतन के बदले बीआईसी सैनिक विदेशी आक्रमण वे आंतरिक आक्रमण से रियासत की सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि बीआईसी की बिना अनुमति के, बीआईसी की बिना अनुमति के विदेशी शक्तियों के साथ संधि नहीं कर सकते, संधि नहीं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये और कौन सी विदेशी शक्तियों की बात कर रहे हैं, अन्य कौन सी विदेशी शक्तियां हैं। तो अन्य विदेशी शक्तियां ऐसे में देखो कौन है, पुर्तगीज भी है यहाँ पर, फ्रांसीसी भी हैं, डच भी हैं। ठीक है, तो इनके साथ में भाई अंग्रेज चाहते थे कि यदि इस प्रकार की संधि हो तो ये संधि केवल और केवल हमारे साथ में ही हो, दूसरों के साथ में वो संधि नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा लिखित पर फॉर्म था, ये सारी की सारी शर्तें थी किसकी, लॉर्ड वेलेजली की, किसकी, लॉर्ड वेलेजली की।
और फिर क्या लास्ट पॉइंट क्या कि अन्य रियासतों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे। अन्य रियासतों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये तो देखो है शर्तें। ठीक है, हो सकता है कि शर्त पूछ ली जाए कि वेलेजली की सहायक शर्तियों में, सहायक संधि की निम्न में से कौन सी शर्त थी, कौन सी शर्त नहीं थी। अब हम बात करने वाले हैं कि वेलेजली द्वारा कौन कौन सी राज्य, कौन कौन से रियासतों के साथ में सहायक संधियां की गई। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा द्वारा कि वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधियां, ठीक है। देखिएगा, नंबर 1 हैदराबाद रियासत, कब की? 1798 में, 1798 कि हैदराबाद के निजाम ने, निजाम का मतलब राजा है बेटा, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम संधि की। नंबर 2 मैसूर व तंजौर, मैसूर व तंजौर तमिल प्रदेश, कब की गई? 1799 में, 1799 ईस्वी। फिर नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो नंबर 3 पे आएगा अवध, 1801 ईस्वी में। फिर नंबर 4 पेशवा बाजीराव, मराठा साम्राज्य, पेशवा बाजीराव द्वितीय, कब की गई थी? 1801 में की गई ये भी, ठीक है। मराठा साम्राज्य, फिर बरार ने संधि की 1804 में। और नंबर 6 ग्वालियर, 1805 ईस्वी। माफ कीजिएगा, बरार बेटा 1803 में, 1803 ईस्वी में। बरार ने कब? 1803 ईस्वी में, और ग्वालियर ने 1805 ईस्वी में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण लोग ऐसे थे। अच्छा, ग्वालियर भी भाई क्या कर, 1804, माफ करना है ना, 1804 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण जो रियासतें थी, इन रियासतों ने सहायक संधियां की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने जब आपको प्रशासनिक संबंध जो है आपको समझाए थे, तब जब राज्य हड़प नीति की बात की, तब मैंने कहा कि अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके राज्य हड़प नीति के तहत अवध को मिला लिया गया 1856 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये बात भी की, मैंने कहा कि साहब अवध पहले से अंग्रेजों का आश्रित राज्य था। तो आश्रित राज्य किस समय बना? सहायक संधि के समय। आगे चल करके पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, यहां पर देखो
मराठा साम्राज्य, इनकी रियासत की जो है सहायक संधि की है। आगे हम बात करेंगे नाना साहिब, नाना साहिब से उनकी पेशवाई छीन ली गई, नाना साहिब से उनकी पेशवाई छीन ली गई और इसी कारण उन्होंने जो है 1857 की क्रांति में बिगुल बजाया। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिएगा नंबर 3 जो नीति है हमारी, जहां पर हमने बात की कि 1814 से लेकर के आपका जो है 1857, समय कितना हो गया, 1814 से लेकर के 1814 से लेकर के 1857, 1814 से लेकर के 1857। इस दौरान क्या किया, क्या था यहां, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का अनुसरण किया गया। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का मतलब क्या है कि जो नीति 1813 तक अपनाई गई थी, उस 1813 तक की नीति में उन्होंने सहायक संधियां तो की, रियासतों को अपने अधीन तो कर लिया। अब उन रियासतों को अपनी ताकत दिखाई कि अब देखो हमारी ब्रिटिश साम्राज्य की तुम ताकत देखो, अंग्रेजों की ताकत देखो। अब ताकत दिखाने का कार्य किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था राज्य हड़प नीति, या इसी को हम व्यापगत नीति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, व्यापगत नीति। 1848 से लेकर के 1856 के दौरान लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया और डलहौजी ने यहां आने के बाद में गोद निषेध प्रथा है जो लागू कर दी। क्या था गोद निषेध प्रथा, कि यदि कोई राजा है और राजा के संतान नहीं है तो वो पहले क्या कर लेता था कि भाई अपने राज्य को आगे सुरक्षित रखने के लिए, राज्य को वापस संचालित करने के लिए क्या किया जाता था कि किसी अपने परिवार के व्यक्ति को, संतान को गोद ले लेता था ताकि वो आगे राजा बन जाए। उसके संतानहीन है तो भाई ठीक है, उसके मरने के बाद में उसका राज्य चलता रहे। तो इस नीति के उस चीज के ऊपर रोक लगा दी गई, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, कि यदि आपका कोई उत्तराधिकारी संतान नहीं है तो आप किसी दूसरे की संतान को आप गोद नहीं ले सकते। आपका राज्य उस स्थिति में सीधे सीधे आपका राज्य उस स्थिति में सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो जाएगा, उसमें उसका विलय हो जाएगा। और इसी नीति के तहत सबसे पहले 1848 में उसने सत्तारा को लूटा। सत्तारा का शासक हुआ करता था अप्पा। कौन हुआ करता था, पप्पा नहीं अप्पा, ठीक है ना, अप्पा। इस अप्पा के साम्राज्य को 1848 में उसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित राज्य घोषित किया और ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश भारत में उसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और इसी सत्तारा के विलय के लिए ब्रिटिश एक राजनेता और इतिहासकार हुए जिसका नाम था जोसेफ ह्यूम। क्या नाम था, जोसेफ ह्यूम। इस जोसेफ ह्यूम ने एक बात कही, क्या बात कही कि हाउस ऑफ कॉमन्स की जब सभा चल रही थी तो उन्होंने सत्तारा के विलय के लिए कहा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस प्रकार की बातें कही गई, किसके लिए, सत्तारा के लिए। किसके लिए, सत्तारा के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि मैंने कहा कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है ये मुझे समझाना था, लेकिन ये मैं आपको अगली क्लास में समझा पाऊंगा क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।